आज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से पटपटगंज से प्रत्याशी अवध ओझा जी। ओझा जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूं कि आप अपना एक दूसरे एक प्रोफेशन को छोड़ के राजनीति में एंटर किए हैं, तो कहाँ ज़्यादा मज़ा आ रहा था? पहले जब आप अध्यापक थे या मोटिवेशनल स्पीकर थे, या अब जब आप राजनीति में आ गए हैं? बात मजे की नहीं होती है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सब बहुत बड़े बड़े लॉयर थे। फिर जब इन्हें लगा कि नहीं यार, हमारी जरूरत आज हमारे प्रोफेशन से ज्यादा इस देश को है, तो वो सब राजनीति की तरफ आ गए। तो जब इम्पोर्टेंट है भाव कि आप आए किस लिए हो। जैसे ये सब कितने बड़े बड़े वकील थे, इनको आने की जरूरत ही नहीं थी लेकिन जरूरत थी। आज जो है ना, वो भाव मुझे खींच के लाया है कि यार हिंदुस्तान की राजनीति में कुछ अच्छी दिशा भी बननी चाहिए, जो कि आम आदमी पार्टी इतने सारे काम कर रही है। तो इसलिए उस पार्टी को ज्वाइन करके उस धारा को आगे बढ़ाना। तो अब जब आम आदमी पार्टी की विचारधारा को आप आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो एक सवाल जो जहन में आता है कि सबसे पहले आपने बीजेपी से टिकट मांगा, उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद आप कांग्रेस के पास गए, उन्होंने नहीं दिया। अब आम आदमी पार्टी से आप प्रत्याशी हैं, तो आपकी अपनी विचारधारा क्या है? आपकी विचारधारा इंपॉर्टेंट तब होती है जब आपका उद्देश्य बड़ा होता है। अभी क्या है कि मैंने मेरे उद्देश्य में सिर्फ एक चीज है कि इस देश की शिक्षा को रैंचो मॉडल की शिक्षा कर दी जाए, जिससे कि इस देश का जो बच्चा है उसका मानसिक और व्यक्तित्व विकास होना ही चाहिए। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना। जैसे राजा राम मोहन रॉय, वो सामाजिक सुधारक है, उनको राजनीति में उतना इंटरेस्ट नहीं है। उनका मुद्दा यह है कि सती प्रथा को, सामाजिक कुरीतियों को खत्म किया जाए। ऐसे मेरा मुद्दा यह है कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो आज इस स्तर पे पहुंच गई है कि भारत का 85% लड़का डिप्रेशन का शिकार है, उसको बदलना चाहिए। और चूंकि आम आदमी पार्टी की सरकार और उसके शीर्ष नेताओं ने मुझसे कहा कि वो आपके शिक्षे के फॉर्मूले पर ध्यान देंगे, उसे लागू करेंगे, तो आज मैं उनके साथ। तो अब आप आम आदमी पार्टी की जो शिक्षा नीति है, शिक्षा का जो फॉर्मूला है, उसको आगे बढ़ाने की बार बार बात करते हैं। तो क्या मैं दिल्ली के शिक्षा मंत्री से बात कर रहा हूँ, भविष्य में जो शिक्षा मंत्री हो सकते हैं? जा पर कृपा राम के हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम की कृपा थी तो टिकट मिल गई, राम की कृपा है तो राजनीति में है। भगवान राम की कृपा होगी तो कुछ भी होगा, तो तब की तब देखेंगे। राम की कृपा होगी तो कहीं ना कहीं क्या अवध ओझा की कोशिश ये है कि वो रामवादी बनने की कोशिश कर रहे हैं, जब एक सामने विचारधारा, राम वाली एक विचारधारा बहुत प्रखर तरीके से चुनाव में सामना करना पड़ रहा है? आप लोग किसी चीज को वाद में क्यों बदल देते हो? डॉक्टर अम्बेडकर हैं, उन्होंने शिक्षा के बल पर अपने आप को भगवान बना लिया। तो अब जितने लोग शिक्षा का सहारा लेकर खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, वो अम्बेडकर जी के कदमों पे चल रहे हैं। वहां वाद का कोई। अब भगवान राम का एक फॉर्मूला, T=T+T। राजा के बेटे हैं, त्याग कर रहे हैं राजशाही का। तमन्ना त्याग प्लस तपस्या। जिसको भी अपनी तमन्ना पूरी करनी, उसे त्याग और तपस्या को अपनाना ही पड़ेगा। तो उसमें बाद में कोई मुद्दा ही नहीं, अनुसरण करने की बात। अनुसरण करने की बात है। कहीं ना कहीं जो हमने अंबेडकर जी के खिलाफ बीजेपी के या अमित शाह के बयान देखे, उन पर आपकी क्या राय है? अम्बेडकर जी के खिलाफ कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। इसलिए नहीं संभव है क्योंकि हर युग में एक ऐसा व्यक्ति आता है जो अपने युग की धारा को बदलता है। भगवान बुद्ध आए, भगवान महावीर आए, कबीर जी हैं, दादू है, नानक है, डॉक्टर अम्बेडकर है। अरविंद केजरीवाल जी की जो एक इस बार घोषणा हुई कि वो पुजारियों को, ग्रंथियों को 18,000 रुपये महीना जो है एक वो देंगे, उस पर आपकी क्या राय है? क्या आम आदमी पार्टी बीजेपी का जो एजेंडा है उसको कहीं ना कहीं ग्रैब करने की कोशिश कर रही है? किसी कमजोर आदमी की मदद करने से किसी का एजेंडा कोई थोड़ी लेता है। कितनी ऐतिहासिक बात है कि जिस मंदिर और गुरुद्वारे के ग्रंथी और पुजारी असहाय अवस्था में रहते हैं, क्या उनके बच्चे परिवार नहीं है? अगर सरकार उनके बारे में भी सोच रही है, एजेंडे का सवाल ही नहीं उठता। तो अब मैं दूसरी जो बहुत काफ़ी राजनीति हुई, एक दूसरी जो घोषणा हुई, 2100 रुपये महीना जो है हर एक महिला को मिलेगा, इस पर काफ़ी राजनीति हो रही है। यहाँ तक कि एलजी को भी इसमें बीच में आना पड़ा, जांच के आदेश करने पड़े। तो क्या इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी कहीं
ऐसा महसूस होने दे रही है विपक्ष को कि वो गिर सकती है? फिरने का सवाल ही नहीं है। हमारे आज भी चारों तरफ पोस्टर्स ऐड लगे हुए हैं कि बहनों को 2100 रुपया मिलेगा, क्योंकि बहनों के पास पैसा जाता है तो वो बचत के रूप में जाता है, और बचत का एक बहुत बड़ा हिस्सा परिवार के मुख्य कार्यक्रमों में इस्तेमाल होता है। तो वही हमारी योजना है। इससे पहले भी 1000 रुपये महीना की जो घोषणा हुई वो कहीं दिखी नहीं, पटल पे आई नहीं कहीं भी। इसके बाद ये बहुत मुश्किल हो रहा है विश्वास करना जनता को कि क्या 1000 के बाद जो ये 2100 रुपये कहे गए हैं ये पूरी होगी या नहीं होगी। सौभाग्य से आप जब ये प्रश्न हमसे कर रहे हैं तो गोयल साहब बैठे हैं, पंजाब के कैबिनेट मंत्री है, आप इन्हीं से पूछ लीजिए। गोयल साहब बैठे हुए वो बता देंगे कि भाई पंजाब में कितना और काम किया गया। गोयल साहब 600 यूनिट बिजली दे रहे थे, 600 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, और वादे किए गए, सरकार अभी हमारी वहां पे, उस वादे को पूरा करेंगे, तो इसमें दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं अब एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा कि पटपड़गंज विधानसभा में अगर हम बात करें कि आपके मुख्य मुद्दे क्या होंगे और युवाओं को आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे, स्पेशली सिर्फ पटपड़गंज विधानसभा की अगर हम बात करें और पटपड़गंज विधानसभा के युवाओं की बात करें। मुद्दा रहेगा कि अगर पटपड़गंज की जनता मुझे चुनकर विधानसभा में भेजती है तो जो छोटी मोटी समस्याएं, सरकार ने सारे काम किए हैं, सड़क का काम किया है, स्कूल का काम किया है, बिजली पानी सब किया ही है, वो आगे चलता ही रहे। पटपड़गंज के युवाओं के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इनको भटकने नहीं दूँ। जैसे आज एक बहुत बड़ी समस्या, मैंने कहा युवा बहुत डिप्रेशन में। इलेक्शन के बाद एक ऑनलाइन संस्था खोलने का मेरा विचार है पटपड़गंज में, जो इनको गाइडेंस, काउंसलिंग और कोचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मोहित चौधरी, कैमरामैन अभी चौधरी के साथ, हिंदुस्तान समाचार।